अब रिफ्रेश हो गया आगे, शिफ्ट F5 नहीं, खाली F5 दब गया आपका, F5 जिससे कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। ठीक, कभी कभी मैं बहुत गहरी गहरी बातें कर जाता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बातें कर जाता हूँ। अच्छा जी, क्या शायर, हाँ ये बात भी सही है। चलो जी शुरू करते हैं। पता चले भाई ने BTS रिकॉर्ड कर लिया हो पीछे से। अच्छा जी, सप्लाई की बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ, नहीं वो फॉर्मल स्टार्ट तो हमने किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पता चलना कि एक नया लेक्चर शुरू हुआ, आप लोग रिफ्रेश होकर बाहर आए हैं। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे चलता रहेगा। ऑनलाइन वालों को भी थोड़ा सा फन एक्टिविटी का मौका देना चाहिए हमें। अभी हम लोगों ने इससे पहले डिमांड देखा था, डिमांड की सारी बातें कवर कर ली थी। अब अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, मासूमाना सवाल, मुझे ये बस बताइएगा, एक शॉपकीपर चाहता है कि उसकी रेवेन्यू में इजाफा हो, उसके रेवेन्यू में, और आपके पास वो आया मदद मांगने के लिए, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? प्राइसेस बढ़ाओ या प्राइसेस कम करो? मुझे सोच के 2 मिनट लेके कागज़ पे बना के सोच के बताइएगा। दुकानदार ने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपने सजेस्ट करना है उसको कि उसका रेवेन्यू कैसे बढ़े। अब आप उसको कैसे गाइड करेंगे? बस आपको यही पता है कि रेवेन्यू बढ़ाना है। कोई कह रहा है बढ़ा दें, कोई कह रहा है कम कर दें। वो बेचारा पागल हो जाएगा जो आपसे पूछने आया होगा, वो कहेगा मैं किन 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 के पास आ गया हूँ मैं। ठीक है, तुक्के ना मारा करें, आप तो सारे तुक्के मार रहे हैं, कम कर दें बढ़ा दें, बढ़ा दें तो कम कर दें, कुछ ना तो तुक्का लग ही जाएगा। तो लॉजिकली सोचें। अभी तक रेवेन्यू का वर्ड हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? डिमांड में अभी तक रेवेन्यू कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा था? मैंने रिफ्रेश होने के लिए कहा था, भूल के आने को नहीं कहा था। टोटल रेवेन्यू मेथड अभी तो पढ़ के हटे हैं यार, क्या हो गया यार? तो टोटल रेवेन्यू मेथड क्या था? प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी। दुकानदार चाहता है कि ये अगर रेवेन्यू साइड है उसकी, ये रेवेन्यू साइड है उसकी, ये बढ़े, ये बढ़े। और आपने कहा प्राइसेस कम कर दो, प्राइसेस बढ़ा दो। कोई कह रहा है कम कर दो, कोई कह रहा है बढ़ा दो। पहला सवाल जो आपको दुकानदार से करना चाहिए था वो ये कि तुम्हारी ये गुड्स कौन सी हैं? तुम्हारी गुड्स इलास्टिक वाली हैं, ये वो नहीं जो इलास्टिक डालते हैं आप लोग, इलास्टिक वाली है या इन इलास्टिक गुड्स हैं? अगर तो उसकी गुड्स इलास्टिक हैं, अब मुझे बताइए उसने रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी या कम करनी पड़ेंगी? कम करनी पड़ेंगी। और अगर उसकी गुड्स इन इलास्टिक हैं तो उसकी प्राइसेस, क्योंकि अगर ये दोनों सेम ट्रेंड में जा रहे हैं तो गुड्स हमेशा क्या होंगे? इन इलास्टिक। और अगर इनका एरो फर्क हो गया तो वो जो SBI हमने लिखा था वहाँ पे वो फॉलो होगा। तो उस केस में गुड्स कौन सी होंगी इसके पास? तो चीज़ों को थोड़ा सा सोचा करें। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट दैट मच ईजी, इट इज़ स्टिल ईजी, मगर थोड़ा सा वो आपसे इसका इस्तेमाल चाहते हैं जो आपने बचपन से लेकर अब तक इस्तेमाल नहीं किया, जो बिल्कुल फ्रेश हालत में है, अनटच्ड, विदाउट, वो क्या कहते हैं, सील पैक, विदाउट यूज़। थोड़ा सा कष्ट उसको भी दिया करें, उससे पूछें कि यार अच्छा रेवेन्यू बढ़ाना है तो रेवेन्यू का तुम में से मशवरा लेने आए हो कि रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ेगा। तो आपका पहला सवाल होना चाहिए था कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो तुम चीज़ें बेच रहे हो वो कौन सी हैं?
अब आप उससे अगर ये पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास इलास्टिक वाली है इलास्टिक वाली है, वो समझेगा नहीं। आप उससे क्या पूछेंगे, तुम कौन सी गुड्स बेच रहे हो। फर्ज करें वो आपसे कहता है कि मैं शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा बेच रहा हूँ, तो वो गुड्स कौन सी होंगी, इन इलास्टिक गुड्स कौन सी होंगी। तो अब अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगे। तो इस तरह चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। खैर आ जाए सप्लाई की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने अब क्या कवर करना है कम टाइम में, सप्लाई। डिमांड अगर आ गया तो सप्लाई इज जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ डिमांड। मैंने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ बना लिया था। डिमांड में हम लोगों ने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सप्लाई में बस क्या कर देंगे, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और क्या सप्लाई में इनकम इफेक्ट होता है, तो ये काट देंगे। बाकी सारी कहानियां वही, सेम परसेंटेज, सेम आउटले और सेम एक्सपेंडिचर मेथड। किताब ने सिर्फ उसका क्या एक्सप्लेन किया है, परसेंटेज मेथड। किताब यहां पे नहीं गई। इधर आ जाए, मुझे ये बताइए, ये ग्राफ है विदाउट एनी डाटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, विदाउट एनी डाटा अगर ये ग्राफ आ गया है तो क्या लग रहा है, चेंज बराबर का है या नहीं, बराबर का लग रहा है चेंज। डायग्राम भी अच्छी बनी हुई है, स्केल से बनी हुई है, तो आपको चेंज नजर आ गया कि चेंज क्या है, बराबर का चेंज। इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू। तो जब दोनों इक्वल हैं तो इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इट वुड बी यूनिट इलास्टिक, इट वुड बी यूनिट इलास्टिक। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है भाई। ये एक सप्लाई है, ये एक प्राइस है, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई में हल्का सा चेंज आया, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक या इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, क्योंकि न्यूमरेटर में चेंज क्या है, थोड़ा, और डिनोमिनेटर में चेंज क्या है, अच्छा खासा। तो इट वुड बी, इधर आ जाए, इलास्टिक, क्योंकि न्यूमरेटर का चेंज क्या है और डिनोमिनेटर का चेंज क्या है। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, क्वांटिटी बढ़ाते जाएं मगर आपकी प्राइस नहीं बढ़ रही, प्राइस में इफेक्ट ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, न्यूमिनेटर में चीज़ें आ रही हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज परफेक्टली परफेक्टली याद है, क्लियर है। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताइएगा, 100 से प्राइस 200 हो गई, क्वांटिटी 50 से 60 हो गई, कैलकुलेट करके बताएं, कोई भी मेथड लगा के, चाहे वो आर को चाहे वो पॉइंट हो, 100 से 200 और 50 से 100, क्या मैं बता रहा हूँ ना, उसमें तो आंसर लिखा हुआ है, 100 से 200 और 50 से 100, प्राइस 100 से 200 हो गई है और क्वांटिटी 50 से 60, सॉरी 50 से 60, 50 से 60, 50 से 60,
ये लिखा भी होगा, ये लिखा होगा 100 से 200 और 50 से 60। आंसर बताएं मुझे, वो तो पता है इनइलास्टिक होगा। आंसर फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे किताब में उसने यूज किया होगा। एवरेज यूज कर लें यार, ये जो है ना आर्क मेथड, चलें वो बता दें, कोई बात नहीं। आंसर क्या आ रहा है? 1 से कम है ना आंसर, तो अगर 1 से कम है तो इट वुड बी। अब आंसर क्या आ रहा है? 0.2। आगे कुछ ये आएगा बाय यूजिंग एवरेज मेथड। और अगर आपने यूज किया है पॉइंट मेथड तो इसका आंसर क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट टू। बताओ बस, चलो ठीक है। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो गुड कौन सा होगा? है सप्लाई है, सप्लाई में पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप, तो गुड कौन सा होगा? नॉर्मल गुड। सप्लाई के केस में ये क्या होता है? इसका आंसर पॉजिटिव। सप्लाई में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सप्लाई में इट इज ऑलवेज, तो ये गुड कौन सा होगा? नॉर्मल गुड। हैविंग इनइलास्टिक सप्लाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? 100 से 200 और 50 से 150 निकालें जरा। 100 से 200 और 50 से 150। सौ से 200, 50 से 150। आंसर मोर देन 1 आना चाहिए। क्या आंसर मोर देन 1 आ रहा है? मोर देन 1 ही है ना? ठीक है। और क्या पॉजिटिव में आ रहा है? तो इट वुड बी अ नॉर्मल गुड और इलास्टिक। नॉर्मल भी और। अब ये करें 100 से 200, 50 से 100। 100 से 200 और 50 से 100 कीजिएगा जरा। क्या आ रहा है? बता दें बता दें। हैं? नहीं नहीं, 4 नहीं आ सकता, मेरा इतना भी मैथ खराब नहीं है। 100 से 200 और 50 से 150, 150। हाँ 100, सॉरी। बताएं 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 बताएं। वन आना चाहिए, तो इट वुड बी। और गुड कौन सा है? गुड कौन सा है? नॉर्मल गुड। अच्छा जी, अब मुझे बस ये बताइए, बगल लिखें लिखें डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई बस यहाँ तक यही था। अब उसकी बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए? बायर या सेलर? सेलर। डिमांड में हम लोगों ने क्या कहा था? अगर चीज़ खरीदना मेरे लिए मस्ट है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक।
डिमांड ये था ना कि अगर चीज़ खरीदना मेरे लिए ज़रूरी है, मस्ट है, तो इट वुड बी इन इलास्टिक। सप्लाई में लिखें, अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा सकता है, अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, तो ये इलास्टिक होगी। अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है? अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा सकता है तो इट वुड बी इन इलास्टिक। मैंने अभी क्या बोला? अगर प्रोड्यूसर, मैं दोबारा बोलता हूं, सप्लाई को बढ़ा सकता है तो इट वुड बी इलास्टिक। ये कैसे ऑन हो गई? इलास्टिक। और अगर प्रोड्यूसर सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता तो इट वुड बी इन इलास्टिक। इन अदर वर्ड्स, अगर प्रोड्यूसर के लिए फायदेमंद है तो ये क्या होगी? हाँ, इलास्टिक, क्योंकि सप्लाई बढ़ाएगा तो उसको फायदा होगा ना। तो अगर प्रोड्यूसर के लिए चीज फायदेमंद है, उसकी सप्लाई बढ़ाना, तो इट वुड बी इलास्टिक। अदरवाइज क्या होगी? इन इलास्टिक। अब मैं सवाल पूछता हूं, मुझे आंसर दीजिएगा। पहले मार्केट में 100 दुकानें थीं, 100 दुकानें थीं, और अब दुकानें 100 से बढ़ के 200 हो गई हैं। सप्लाई मेरी बढ़ी है या कम हुई है? सप्लाई मेरी बढ़ गई है। तो जो चीज़ें बिक रही होंगी उन 200 दुकानों पे क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई इलास्टिक या इन इलास्टिक? इलास्टिक, क्योंकि सप्लाई मेरी बढ़ गई है। और अगर दुकानें 100 से कम हो गए 50 हो जाए, इन इलास्टिक। यानी कि ग्रेटर द नंबर ऑफ फर्म्स सप्लाई वुड बी इलास्टिक, लेसर द नंबर ऑफ फर्म्स सप्लाई वुड बी इन इलास्टिक। देख लिया? सप्लाई और स्टॉक का तो फर्क पता है ना? स्टॉक क्या होता है? जो होल्ड किया हुआ है, जो फ्यूचर में मार्केट में लाया जा सकता है। अगर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है तो मुझे बताइए, मेरी सप्लाई बीइंग अ प्रोड्यूसर इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? इलास्टिक होगी, क्योंकि मुझे क्या होगा? फायदा, मैं मजीद सामान बेच पाऊंगा। तो अगर स्टॉक अवेलेबल है इट वुड बी मोर इलास्टिक या इलास्टिक, और अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक। टिक टिक टिक। आपको याद है कल हम लोगों ने एक बात की थी ड्यूरेबल गुड्स के केस में? क्या कहा था? सप्लाई, इसका कर्व कैसे होता है? शुरू में इंक्रीज करेगा और उसके बाद सीधा हो जाता। इसका मतलब है कि एक टाइम पे आके इसके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गई थी। अगर इसके पास रिसोर्सेज ख़त्म ना होती तो क्या ये कांस्टेंट होता या ये बढ़ता जाता? तो अगर इसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएं तो इलास्टिक या इन इलास्टिक? इलास्टिक। और अगर ये सीन हो जाए तो इन इलास्टिक। हो गया? आगे लिखें, अगर एंट्री बैरियर, अब ये क्या होता है? व्हाट इज एंट्री बैरियर? अगर एक प्रोड्यूसर
नए आने वालों को मौका नहीं देता, तो मार्केट में प्रोड्यूसर्स की कमी होगी या ज़्यादगी होगी? कमी होगी। ला आप लिखें ज़रा, अगर तो एंट्री बैरियर है, अगर तो एंट्री बैरियर है तो इट वुड बी इनइलास्टिक। अगर एंट्री बैरियर है तो सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, तो कम के साथ इट वुड बी इनइलास्टिक, कम के साथ इट वुड बी इनइलास्टिक। और अगर एंट्री बैरियर नहीं है, इलास्टिक, सप्लाई मेरी बढ़ जाएगी। मेरे पास फैक्ट्री में 100 मशीनें अवेलेबल हैं, सुने 100 मशीनें अवेलेबल हैं, मगर मैं अभी काम कर रहा हूँ 40 मशीनों पे, तो कितनी वेकेंट है? 60, वो इस्तेमाल नहीं हो रही। सोच के बताइएगा, इस केस में सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है, क्योंकि अभी वो 60 खामोश है। अगर मैं उन 60 को भी चलाना शुरू कर दूंगा तो मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई का बढ़ना क्या होता है? इलास्टिक। तो अगर मैं बिलो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं तो इट वुड बी, अगर मैं बिलो फुल कैपेसिटी पे काम करूं तो क्या होगा? इलास्टिक। इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। मैं अभी बिलो पे काम कर रहा हूँ ना, मेरे पास कैपेसिटी तो 100 की है, यूज़ मैं कर रहा हूँ 40, 60 पड़ी हुई है। अगर वो 60 को मैं ऑपरेशनल कर दूँ तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सप्लाई का बढ़ना क्या होता है? इलास्टिक। जो रूल वो ज़हन में रखना है, सप्लाई बढ़ानी है तो इलास्टिक। आगे लिखें। अगर मेरे पास अपना रॉ मटेरियल स्विच करने की ताकत हो, यानी कि मैं महंगे रॉ मटेरियल से स्विच करके हल्के रॉ मटेरियल पे आ सकता हूँ, मैं महंगे रॉ मटेरियल को यूज़ ना करके अगर हल्का वाला यूज़ कर लूँ तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो सप्लाई, तो इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। और अगर स्विच इतनी आसानी से मैं नहीं कर सकता रॉ मटेरियल अपना, तो इनइलास्टिक हो जाएगा। हो गया? चले, मुझे ये बताइएगा, हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी ना, हिलाया, हम लोगों ने कल एक एग्जांपल की थी, कल ही की थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि एक सब्ज़ी वाला है, उसने सारी सब्ज़ियां बेच दी थी, याद है ना? और सुबह के टाइम वो लेकर आया था मंडी से, शाम तक उसकी बिक गई। तो अगर कोई भी कस्टमर मज़ीद देने के लिए आ जाता उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसमें कर्व कौन सा बना था? इन पांचों में से कौन सा कर्व था? क्या चेंज नहीं हो रही थी कल, प्राइस या क्वांटिटी? और प्राइस उसको चेंज, तो ये कर्व कौन सा है? परफेक्टली कौन सा वाला कर्व है ये? इनइलास्टिक। परफेक्टली। अब पूरी बात लिखिएगा, लिखें। जो हमने कल मिसाल की थी उसका मतलब ये था कि वो बंदा फौरी से जाके सब्जियां खरीद के लाके हमें दे नहीं सकता था। हाँ, कल चला जाए, परसों चला जाए, तब तो ओके। उसका जो टाइम स्पैन था वो शॉर्ट से भी कम था, शॉर्ट से भी,
यानी कि 24 घंटों से भी कम था। हम फौरी चाह रहे थे मगर वो फौरी सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी। इस टाइम पीरियड को कहते हैं मॉनिटरी पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड। मॉनिटरी पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड, मॉनिटरी पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इस केस में सप्लाई कर्व कैसे होगा? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मैं कुछ लिखवाऊंगा, लिखिएगा, लिखिए ज़रा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे का है, चैप्टर 4 का, मगर हम शुरू थोड़ा सा कर सकते हैं। लिखिए ज़रा। शॉर्ट रन या शॉर्ट रन टाइम पीरियड, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। शॉर्ट रन टाइम पीरियड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर फुल कैपेसिटी अचीव हो चुकी है और मैं मज़ीद उसको आगे लेके नहीं जा सकता, तो इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। तो शॉर्ट पीरियड में कर्व कैसा बनेगा? शॉर्ट पीरियड में कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा शॉर्ट पीरियड में। इसको शॉर्ट पीरियड कह दें या इसको शॉर्ट रन कह दें। और अगर इससे भी कम है, वेरी शॉर्ट है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां लिख देता हूं वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट। आज की आखिरी बात, अभी आपको मैंने क्या लिखवाया? शॉर्ट रन पीरियड। अब लिखे लॉन्ग रन पीरियड। लॉन्ग रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहां पे सप्लायर या सेलर या प्रोड्यूसर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। लॉन्ग रन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहां पे प्रोड्यूसर या सेलर, कुछ भी कह लें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता, मगर शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा सकता, और वेरी शॉर्ट रन में तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा सकता। तो अगर लॉन्ग रन में वो बढ़ा सकता है तो सप्लाई भी बढ़ा सकता होगा। तो इनइलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक। कर्व कौन सा बनेगा? कौन से वाला? ये वाला या ये वाला? ये वाला। तो ये कब बनेगा? जब कौन सा रन होगा? लॉन्ग रन टाइम पीरियड। लॉन्ग रन, तो कर्व कौन सा है? इलास्टिक। शॉर्ट रन में कर्व कौन सा है? और वेरी शॉर्ट रन में कर्व कौन सा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। ये बात यहां तक क्लियर है? ये जो मैंने अभी आपको तीन बातें एंड में बताई है ना, ये सप्लाई का और टाइम का आपस में रिलेशनशिप है। ये सप्लाई और टाइम का आपस में क्या है? रिलेशनशिप। अब मैं आपसे पूछता हूं, लॉन्ग रन सप्लाई का कैसा? इलास्टिक। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक। और वेरी शॉर्ट रन में, अगर ये नहीं भूलेगा तो मुबारक हो, यू आर डन विद सप्लाई।
ठीक है जी। अब एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी अनाउंसमेंट तो आई गई थी। मैंने कुछ एमसीक्यूज आपके पोर्टल पे अवेलेबल करवाए हैं। चैप्टर 2 के हमने एक असाइनमेंट की थी, वो सिर्फ डिमांड की थी। उसमें क्या मिसिंग था? सप्लाई और इक्विलिब्रियम। और चैप्टर 3 का कुछ टेस्ट हुआ है? नहीं, वो सारा का सारा क्या है? वेकेंट पड़ा हुआ है। आप जब घर जाएंगे सुकून के साथ, शाम में, रात में, किसी भी टाइम जब दिल करे, तो पोर्टल से वो पीडीएफ देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स को कंपेयर कीजिएगा। आंसर्स वहाँ पे नहीं होंगे, मैं अपलोड करवा देता हूँ। आंसर्स के साथ कंपेयर कीजिएगा। कल मसले मसाइल लेकर आइएगा उन एमसीक्यू से भी। और अगर आपको रिवीजन करते टाइम कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कल हम लोग शुरू का आधा घंटा या 15 मिनट, जितना भी टाइम लगेगा, इस पर लगा के चैप्टर 4 के अंदर दाखिल हो जाएंगे। चैप्टर 4 इज़ आवर लास्ट टॉपिक या लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो असल माइक्रो है वो 2 में है, 3 में और 4 में है। 1 में तो खिचड़ी पकी हुई, ठीक है, तो 1 को साइड पे करते हुए 2, 3, 4 से तकरीबन 30 से 40 नंबर का पेपर है। तो अगर आपको ये 3 चैप्टर्स डिमांड सप्लाई वाले अच्छे से आ गए तो जब मैक्रो में जाएंगे, यानी कि 5 से ऑनवर्ड जब हम काम शुरू करेंगे, तो वहाँ पे रीडिंग ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट्स कम है मगर रीडिंग ज़्यादा है। यहाँ पे रीडिंग कम है मगर कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा है। तो ये रिवर्स हो जाएगा। उस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ और आप मुझे पकड़ रहे होंगे। अभी मैं सुकून से जा रहा हूँ और आप दायमा हैं। खैर तब भी इतना तेज़ नहीं भागूंगा। तो यहाँ तक समझ आ गया? डन। रब रखा, फाइनली रब रखा।